पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां, ताकि आप किसान भाई बहन इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके साथ ही नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में जानकारी देंगे फार्मिंग इंडिया में सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले आपको ले चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां पर कृषि मंत्रालय में सहायक आयुक्त सुनील कुमार बता रहे हैं कि कैसे हमारे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं। जी हां, कृषि मंत्रालय की ये महत्वपूर्ण योजना है। तो आइए सुनते हैं कौन कौन सी जानकारियाँ आप किसानों तक पहुँचाई जा रही हैं। किसान भाई लोगों को मैं आज बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को सम्मिलित होने के लिए खरीफ मौसम में जो अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है वो 31 जुलाई 2023 है। तो इसके अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना में आप जो है अब निकटतम बैंक में जाकर CSC सेंटर पर जाकर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जाके आप इनका बीमा करवाएं। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं या फिर लैपटॉप वगैरह पर काम करते हैं या अपने दूर के क्षेत्रों में हैं, तो आप जो है हमारे पोर्टल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल pmfby.gov.in पर भी आप खुद का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है बीमा कराने के लिए इंटरमीडियरी ऐप भी दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे जो बीमा एजेंट हैं उनको भी काम पर लगाया गया है, ताकि किसानों को सुगमतापूर्वक बीमा करा दिया जाए। बीमा कराने के लिए इसको पहले तो फ़ायदे की बात कर लो कि बीमा कराना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति होती है तो आपको इसमें जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति बीमा राशि के रूप में इस योजना के अंतर्गत दी जाती है, जिससे ताकि जो है आपका जो आर्थिक जो इनकम आपने रखा है, वार्षिक इनकम आप बना रहे, किसी तरह से प्राकृतिक आपदा के कारण आपको आर्थिक क्षति ना उठाना पड़े। बीमा योजना में सम्मिलित होने के लिए आपको ये पता करना होगा कि आपके क्षेत्र में कौन कौन फसल अधिसूचित की गई है। ये राज्य सरकार अधिसूचित करती हैं, तो आप जो है इसको बताने के लिए सारे जो हैं कृषि कार्यालय जो हैं उनमें उपलब्ध है, बीमा कंपनियों के कार्यालय में उपलब्ध है, या फिर हमारे पोर्टल पर जाके देख सकते हैं, या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। ऐसे सरकार द्वारा पूरी प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है ताकि सभी किसानों को इसके बारे में अवगत हो। अगर आपको किसी तरह की कठिनाई हो तो आप थोड़ा सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आप पोर्टल पर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना में सम्मिलित होने के लिए आपको अगर अधिसूचित हैं तो फसल है तो आपको खेत का पूरा विवरण देना पड़ेगा। जो क्रॉप आप बीमा कराना चाहते हैं, फसल लगाए हुए हैं, उसका आपको विवरण देना पड़ेगा, आधार कार्ड का विवरण देना पड़ेगा और बैंक का जो खाता है उसका विवरण देना पड़ेगा, ताकि जब अगर क्लेम बना प्राकृतिक आपदा के कारण तो आपको सीधे बैंक में तुरंत आपकी जो है सहायता राशि पहुंचा दी जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कीजिए। ये इसमें जो है फसल बीमा योजना में पूरे जो है आपके फसल चक्र जो है, जब आप बुआई से पूर्व से जितनी जोखिम है और फसल कटाई के तक की जोखिमों को पूरा इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें अलग अलग योजना के प्रावधान किए गए हैं कि अगर आपकी फसल जो है बुआई की पूर्व में ही क्षति हो जाती है, अगर 75% से अधिक जगह बाढ़ के कारण, जैसे अभी धान की फसल है तो धान की फसल किसी क्षेत्र में किसी यूनिट में अगर
ग्राम पंचायत में 75% से कम की बुआई ही नहीं हो पाई। तो ऐसे किसानों को इस योजना में प्रिवेंटेड सोइंग का लाभ मिलता है। इसी तरह से अगर कहीं किसी जगह ऐसा होगा कि जहां बारिश ही नहीं हो रही होगी, वहां भी बुआई नहीं हो पाई है, तो उस कंडीशन में भी इसको इस योजना से लाभ मिलेगा। इसी तरह से है कि अगर खड़ी फसल में कहीं बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया और पूरा फसल नहीं तो कम से कम आधा फसल खराब हो गया है, तो आपको पूरा फसल कटाई प्रयोग तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको बीच में ही मध्य अवधि में ही आपको 25% जो क्लेम है उसकी तुरंत तत्काल भुगतान कर दी जाएगी। बाकी शेष राशि जो है फसल कटाई प्रयोग के बाद दी जाती है। इसी तरह से अगर आपका खड़ी फसल है और आपका जो है, कुछ किसानों को कुछ ऐसे आपदाएं होते हैं जो खेतवार होते हैं, जैसे आपका ओलावृष्टि है, जल भराव है, आपका भूस्खलन हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, अति वर्षा है, तो ये सारे चीज़ों के कारण जो है बादल फटना हुआ, जो किसान भाई को कुछ कुछ क्षेत्रों में प्रभावित करता है, पूरे गांव को नहीं प्रभावित करता। ऐसे किसानों को भी इस योजना में लाभ का प्रावधान किया गया है। ऐसे इसमें हम लोग खेतवार आकलन में का प्रावधान किया है कि खेतवार आकलन किया जाएगा, लेकिन खेतवार आकलन करने के लिए किस खेत में क्षति हुई उसकी सूचना किसानों को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आपदा के कारण अगर फसल क्षति होती है, इस कारण से जो अभी हमने जो 5 कारण गिनाए हैं, तो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों को सूचना दी जाती है। सूचना आप बैंक को दें, आप बीमा कार्यालय को दें, बीमा कार्यालय को टोल फ्री नंबर में दे, या हमारा किसान कॉल सेंटर पर दे, या जो हमने अभी चर्चा कर रहे थे कि आप जो है फसल बीमा ऐप है स्मार्टफोन में, उनके द्वारा भी आप सूचना दें। तो ये सारी सूचनाएं देने का है माध्यम है, दें, लेकिन 72 घंटे कोशिश करें कि 72 घंटे के लिए हो जाए। अगर कहीं किसी जगह बाढ़ आया हुआ है और किसी तरह से आपदा आई हुई है और किसान भाई सूचना नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में राज्य सरकार सूचनाएं देती है, और उसमें किस किसानों का क्षति हुआ है, वो जब अगर बाढ़ का पानी चला जाता है या जो सूचना तंत्र है वो पूरा रीस्टोर हो जाता है, तो फिर से इसको देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को व्यवस्था की गई है। तो योजना में ये प्रधानमंत्री फसल योजना जो है खरीफ 2016 से किया गया है। इस योजना में अभी तक बहुत सारे किसान जुड़े हैं और बहुत सारे जो है किसानों को लाभ दिया गया है। तो अभी तक पूरा इस योजना के अंतर्गत पिछले 7 साल में 1,35,000 करोड़ से भी ज़्यादा बीमा दावों का भुगतान किया गया है, और जहाँ जहाँ भी जो प्राकृतिक जोखिम के कारण फसल क्षति हुई है तो लाभ मिला है। तो इस लाभ को 7 साल में अच्छे किसानों ने लाभ लिए हैं, और इसको लाभ लेने के लिए योजना में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। योजना में जुड़ने के लिए अंतिम तिथि है, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अंतिम तिथि जो 31 जुलाई है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि बहुत सारे राज्यों में 31 जुलाई तक अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि से पहले अपना फसलों का बीमा अवश्य करवा लें। और आइए अब कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान के साथ। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। इससे हमारे किसानों को कई सारी सहूलियतें होंगी, जैसे वो अपनी उपज को बेहतर दाम पर बेच पाएंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक विक्रेता ऐसे हैं जिनका काम उत्पादों या सेवाओं को बेचना या उन्हें रीसेल करना है, लेकिन इनमें से सिर्फ 15,000 विक्रेता ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। दूसरी ओर भारत में अभी तक केवल 6% खुदरा उद्योग ही डिजिटल हो पाया है, यानी 90% से अधिक खुदरा उद्योग के लिए ई कॉमर्स अभी एक सपना ही है। ONDC इस खाई को पाटने का इरादा रखता है। ऐसा तब है जब हमारा देश डिजिटलीकरण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसका मतलब हुआ कि ई कॉमर्स पर इन विक्रेताओं के लिए कारोबार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC ने इस अवसर को पहचाना है और वो ई कॉमर्स को ज़्यादा समावेशी और सब तक आसान पहुंच वाला बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि किसानों की भी। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर 1600 से अधिक FPO के ऑन बोर्डिंग का शुभारंभ किया। हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क
फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। भारत में ऑनलाइन खरीदारी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका और चीन के बाद ऑनलाइन खरीदारों का तीसरा सबसे बड़ा आधार हमारे पास ही है। इसके बावजूद यहाँ ई रिटेल में हमारी कम मौजूदगी इस क्षेत्र में हमारे बेहतर संभावनाओं की ओर इशारा कर रही है। ONDC पर किसानों की ओर से तैयार किए गए उत्पाद भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत का विकास गांव के विकास से जुड़ा है, इसलिए उनकी सरकार गांव में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही है जो सिर्फ शहरों में ही मिलती थी। विज्ञान और किसान में इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए,
यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले निमित सिंह से, जो कि मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, अगर आप कोई राह पसंद करते हैं और हिम्मत के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ते जाते हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और ऐसा ही हुआ निमित सिंह के साथ भी। जानते कैसे मधुमक्खी पालन से आज वो अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अन्य युवा भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। तो देखते हैं कृषि स्टार्टअप में उनकी कामयाबी की कहानी। मधुमक्खी पालन करने से किसानों के लाभ का दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ के निमित सिंह एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक की पढ़ाई करके नौकरी के बजाय इसी कार्य से जुड़ गए हैं और एक सफल मधुमक्खी पालक हैं, जो इस व्यवसाय को परंपरागत से आधुनिकता में ढालकर सामान्य मधुमक्खी पालन की तुलना में कई गुना आमदनी ले रहे हैं। जिनके पास आज के समय में 1200 मधु बक्से तो हैं ही, साथ ही वो मधुमक्खी पालन से जुड़े आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी चलाते हैं। इन बक्सों को लेकर ऐसे इलाके में स्थानांतरण करना पड़ता है जहां मधुमक्खियों को परागकण मिल सके, यानी उन्हें फूल मुहैया हो सके, जिस पर उनका जीवन चक्र चलता है। साथ ही कम मात्रा में सही शहद भी प्राप्त होता रहता है। खुद से जुड़े मधुमक्खी पालकों के लिए और खुद अपने शहद की अच्छी रिटेल मार्केटिंग के लिए निमित ने खुद शहद पैकिंग की आधुनिक यूनिट लगा रखी है, और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद, जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं। जिसके शहद के बारे में एवं इन मशीनों और उनके काम के बारे में निमित सिंह एक एक करके बताएंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर शहद निकालने के बाद निमित को थोक में उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, इसलिए वो खुद के लैब में शहद की गुणवत्ता और इसमें मौजूद तत्वों की मात्रा वगैरह की जांच करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। वो बताते हैं कि एक मधु बक्से से उन्हें लगभग 10,000 की कमाई हो जाती है। मैं जो मोम निकलता है उसका उत्पाद बनाता हूँ, जो पराग निकलता है उसको बेचता हूँ, परपुलिस निकलता है उसको बेचता हूँ, शहद को खुद में बाजार में बेचता हूँ। तो जो मेरी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कह लीजिए 4 टाइम बढ़ जाती है। निमित अपने 1200 बक्सों से साल भर में लगभग 12 लाख की कमाई करते हैं। इसमें शहद के अलावा मोम और रॉयल जेली जैसे बाय प्रोडक्ट भी शामिल है। मोम जो हमारा निकलता है उससे बनाते हैं हम मोमबत्ती। मोमबत्ती से हम के बाद जो मोम बचता है उससे हम साबुन बना लेते हैं। फिर मोम से हम क्रीम बनाते हैं। तो ये 3 उत्पाद हमारे केवल मोम के हो गए। उसके बाद हमारा दूसरा बाय प्रोडक्ट निकलता है पोलन। पोलन को हमारे पास ड्रायर है हमारे लेबोरेटरी में, तो ड्रायर में हम पोलन को सुखा के उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करके उसको बाजार में हाईली रिच प्रोटीन डाइट की तरह हम उसको बेच सकते हैं। इस आधुनिक लैब में पहले ड्रम में शहद को स्टोर किया जाता है, फिर सीमित मात्रा की पैकिंग के लिए मशीन है। वैसे ड्रम से सीधे भी बोतल भरी जा सकती है। फिर डब्बों की कैंपिंग के लिए स्क्रू पंच मशीन की मदद लेते हैं।
इससे पहले फील्ड से आए शहद में मौजूद तत्वों की मात्रा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता कर सैंपलिंग करते हैं। साथ ही पीएच मीटर से ये भी तय किया जाता है कि शहद किस फसल या फूल का है। छोटी छोटी मशीनें लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर मैं खुद अपने रख लिया और मैं उस पर खुद ही टेस्टिंग करने लगा। निमित सिंह मधुमक्खी पालन से कैसे अधिक से अधिक आमदनी ली जाए, इसके लिए वो इसके नए नए उत्पाद बनाने पर जोर देते हैं। आजकल बड़े बड़े होटलों में कॉम्ब हनी का प्रचलन बढ़ा है। कॉम्ब हनी को खाते समय ऐसा फील होता है जैसे च्युइंगम खा रहे हैं, जो हमारे दांतों का भी ख्याल रखता है। कॉम्ब हनी एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा छत्ता होता है मधुमक्खी द्वारा बनाया हुआ, उसमें पूर्णतः मधुमक्खी पूरा शहद भरती है और भरने के बाद जब उस पर पूर्णतः एक मोम की परत जम जाती है तो उससे हम कॉम्ब हनी बोलते हैं। अब उसको हमें एक शेप देना होता है, या तो पूरा फ्रेम दें, फुल फ्रेम बोलें या हाफ फ्रेम बोलें, या तो हम एक छोटा सा बॉक्स आता है उसको भी लगा सकते हैं। ये निकलने के बाद जब हम बक्से में शहद तैयार हो जाता है, उसको हम मशीन द्वारा शहद निकालते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ बाहर निकाल लेते हैं और इसको फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रिज में लगाने के बाद इसका डिमांड ज़्यादातर होटल से होते हैं, होटल्स में डिमांड होते हैं, ज़्यादातर इसके पार्टीज में डिमांड होती है इसकी। इसे लाइक च्युइंगम हम खा सकते हैं इसमें, क्योंकि पूरा शहद जमा होता है और हमें इसे कट करना है और सीधे हमें इसे च्युइंग करके, दांतों से च्युइंग करके हमें इसे खाना है। निमित सिंह जैसे प्रगतिशील मधुमक्खी पालक जो वक्त के साथ अपने व्यवसाय को ढालने में माहिर हैं, जो जानते हैं कि व्यवसाय में मुनाफा बढ़ाने के लिए कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक मिसाल हैं वैसे युवाओं के लिए जो किसी व्यवसाय में हाथ लगाने से पहले उसके लाभ के दायरे को सीमित समझने लगते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। छोटा सा ब्रेक। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको सरकार की उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं जो कि खास तौर पर हमारे किसानों के लिए तैयार की गई हैं। आज का युग डिजिटल युग है और ऐसे में कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए ई-नैम की शुरुआत की, जिससे वो एक क्लिक से कहीं भी बैठकर अपनी उपज को अच्छे भाव पर बेच सकते हैं। और किस तरह की सुविधाएं इससे जुड़ी हुई, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है।
शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी। लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आशा करते हैं आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई राय है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें और देखें कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो सारी दुनिया को